आज का जो क्लास है वो मेन रूप से जो होने वाला है वो है आपका मंदिर निर्माण शैली। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी ने अब बिल्कुल पैटर्न चेंज कर लिया है, खास करके प्रशासनिक सेवा में। जो पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे वहाँ से कला संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पहले क्या था कि आपके 3 कला संस्कृति में से कोई ना कोई एक पूछ देता था, अभी भी पूछता है, 3 में से एक तो पूछेगा ही। पटना कलम हो, पाल कला हो या मौर्य कला हो, कभी कभी मधुबनी के भी अंश पूछे जा सकते हैं, संभावना रहता है। लेकिन इसके अलावे भी जो महत्वपूर्ण जो कला संस्कृति का भाग है, स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, वह है मंदिर निर्माण शैली, जो कि आपके 68वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया। फिर 70वीं में निश्चित रूप से इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ख़ास करके चूँकि बिहार का जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत में पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत में, तो यहाँ की जो मंदिर निर्माण शैली है उससे तो आपको पता ही होगा कि मंदिर के निर्माण की जो 3 शैलियाँ हैं, एक दक्षिण भारत का है द्रविड़ शैली, उत्तर भारत का नागर शैली जो हमारे यहाँ भी है, बिहार का भी है, और फिर मध्य भारत का बेसर शैली। तो तीनों जो शैलियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको नागर शैली की विशेषताओं को लेकर के आपको क्वेश्चन पूछेगा। और प्री में भी बीपीएससी यहाँ से पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का जो है मंदिर निर्माण शैली कौन सा है, उत्तर भारत का मंदिर निर्माण शैली कौन सा है, पूरब जो पार्ट है वहाँ पे किस प्रकार के मंदिर निर्माण शैली हैं। तो इस तरीका से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने सबसे पहले ये जो टॉपिक है आपका मंदिर निर्माण शैली वाला, उसको कवर किया है। और 68 के जब क्वेश्चन आप देखेंगे मेंस का, तो उसमें कला संस्कृति में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं पूछे हुए, फिर से ये 70वीं में संभावना रहेगा कि फिर से इस तरह के प्रश्न घुमा फिरा करके कमोबेश पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मंदिर निर्माण शैली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। 70वीं बीपीएससी मेंस जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे हैं और आगे चल के चाह रहे हैं कि अधिकारी बने, तो वो निश्चित रूप से कोर्स से जुड़े, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पूरे ऑल इंडिया में मैं बता दूं, हमसे सस्ता आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। बहुत सारे स्टूडेंट 67 में जो दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते थे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से उन्होंने पढ़ रखा था, लेकिन फिर लास्ट में हमसे जुड़ करके उन्होंने मेंस की तैयारी की थी। चूँकि जो बीपीएससी है वो बिहार स्पेसिफिक जो प्रश्न होते हैं उसकी तैयारियां आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में ढंग से नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में फिर आपको हमसे, हमारे जैसे शिक्षक जो बिहार से जुड़े हुए हैं, कई बार मेंस लिख रखे हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं, तो उनसे जुड़ने से उनको ज़रूर फ़ायदा मिलता है और मिला भी। सारे क्वेश्चन क्लासरूम के ही आ गए थे। चलिए, और भी सबूत हमने जो है, एक और भी चैनल है मेरा बीपीएससी मास्टर, उस पर हमने दिखाया भी था। सारे मेंस के क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए थे। टोटल क्वेश्चन GS1 GS2 के लगभग 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में पूछ दिए गए जिस फॉर्मेट में हमने आंसर राइटिंग करवाया था। ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, और भी सबूत आपके यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, जो भी लोग मेंस से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो है ही, साथ साथ उन लोगों को भी मैं अभी जोर दे रहा हूं जो अभी बीपीएससी टीचर में सफल हो चुके हैं। और देखिए, सफलता क्या है कि एक सफलता मिलती है तो मनुष्य चाहता है कि एक अगली जो सफलता है उसको भी हासिल करे। महत्वाकांक्षा हर एक मानव का एक गुण होता है और होना भी चाहिए। चूँकि हम मानव हैं तो महत्वाकांक्षा तो रखना ही पड़ेगा, और महत्वाकांक्षा रखने से ही आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टीचर बन गए हैं तो वो लोग अब चाहिए कि अब आप अच्छे से जो भी टाइम मिले, टाइम तो बहुत कम मिलता है, मुझे पता है स्कूल के जीवन में। अब जब आप एंट्री कर गए हैं स्कूल लाइफ, फिर से याद भी आ रहा होगा, 9 से 5 का जो टाइम अब बढ़ा दिया गया है, तो वो तो आपका पूरा इंगेज्ड है। 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद का भी टाइम इंगेज्ड है। यानी प्रॉपर आपके पास 1 से 2 घंटा डेली टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। तो उसमें आप ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे चल करके तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अभी टाइम है चूँकि, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ
कि अगर आपके पास मौका है, टाइम मिल रहा है, तो तैयारी ज़रूर कीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो लेटर होगा छोटा सा ही होगा, चूँकि बड़ा में से ये टाइप हो रखा है, लेकिन फिर भी मेन है कि कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है। समझ लीजिएगा, नोट्स आपको जो है ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करा ही दिए जाते हैं। तो जो भी 70वीं मेंस की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं और कई बार प्री दे रखे हैं, मेंस नहीं हो पाता है, तो वो निश्चित रूप से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको हमारा चैनल बहुत ज़्यादा फायदा कारक होगा। और भी वीडियो देखना है तो बीपीएससी मास्टर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जा कर के, या जो भी चैनल है उस पे जा कर के अच्छे से खोजिए। GS1 GS2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हर एक टॉपिक को हमने ढंग से आपको करवाया हुआ है, साथ साथ हमने PDF भी वहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब देखिए, मंदिर निर्माण शैली की बात करेंगे तो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मंदिरों का महत्व रहा है। आप हम जिस समाज में रहते हैं, हर एक जगह आप देखेंगे मंदिर जरूर आपको दिखाई देगा। तो भारतीय संस्कृति का जो निर्माण ही कह सकते हैं कि मंदिरों के द्वारा ही हुआ है। शुरुआती पहल से ही सबसे पहले क्या बनेंगे, देवी देवता का निर्माण होंगे। उसके बाद देवी देवता की जब मूर्तियां बनाई जाने लगेगी तो उनको रखने के लिए, वो स्थापित करने के लिए एक मकान चाहिए होगा छोटा सा। तो उस प्रकार से धीरे धीरे मंदिर निर्माण की शैली शुरुआत हुई। अगर पूछे कि मंदिर और मूर्ति निर्माण में पहले मूर्ति बना या मंदिर आई, तो पहले मूर्ति बना। तो मूर्ति को रखने के लिए लोगों ने, जो हमारे प्राचीन समय के लोग थे, उन्होंने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर जो है सामाजिक राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाने लगता है। देखिए क्या क्या जो है मंदिरों से फ़ायदा भी होता था बहुत ज़्यादा। उस समय के राजनीतिक प्रभाव भी मंदिरों के माध्यम से बनाए जाते थे लोगों पर। तो मंदिर अपने आप में कह सकते हैं कि एक संस्थान के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए प्राचीन काल में ही संस्कृति में मंदिरों की महत्ता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर जो है ब्रह्मण्य जो संसार है, जो ईश्वर का संसार है, उसका धरातल पर प्रकटीकरण होता है। ऐसा माना जाता है दार्शनिक रूप से, दर्शन के रूप में, कि मंदिर जो है ब्रह्मण्य जो संसार है, जो ईश्वर की संसार है, उसका धरातल पर प्रकटीकरण है। यानी उस सोच के हिसाब से कुछ बनाया गया है। शिल्प शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार मंदिर की संकल्पना वास्तु पुरुष के रूप में की गई है। जिस प्रकार से एक पुरुष का शरीर होता है, एक मस्तिष्क होता है, बाहें होती है, ठीक है, भुजा होता है, उसके बाद गर्भगृह नाभि होता है, उसी प्रकार से यहाँ मंदिर का भी एक वस्तु पुरुष के रूप में मंदिरों की निर्माण की शैली की शुरुआत की गई है। माना गया है कि जिस प्रकार मानव शरीर पाद और शिखा, सिर, पैर के भागों में बटा हुआ है, वैसे ही मंदिर भी बनने चाहिए। जैसे मान के चलिए ये कोई मानव है, ठीक है, ये मान के चलिए गर्दन, ये हाथ, ये पैर, तो उसी प्रकार से मंदिर में भी जो है, जैसे ये नाभि है, तो यहाँ पे मंदिर का जो गर्भगृह होता है, ठीक है, जैसे ये मंदिर बना देते हैं हम छोटा सा, ठीक है, ऊपर पे इस तरीका का आकृति, तो ये उसका मस्तिष्क हो जाता है। जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा देवी का, वो इनका गर्भगृह जिसको कहा जाता है। एक चबूतरा होता है, उसके बाद ये दोनों तरफ से भुजाएं होती है। तो इस प्रकार से मंदिर की भी संकल्पना, या अभी वास्तुशास्त्र के अनुसार लोग घर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस घर को भी जो एक मानवीकरण रूप दिया जाता है। ठीक है, और ये प्राचीन समय से ही होते आया है। शिल्प शास्त्र के ग्रंथ के अनुसार मंदिर की संकल्पना वास्तु पुरुष के रूप में की गई है। माना गया है कि जिस प्रकार मानव शरीर पाद, पैर, शिखा, भुजा, सिर होते हैं, उसी प्रकार से मंदिरों का भी निर्माण उसी सोच के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य है कि मंदिरों का महत्व। मंदिर आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, मंदिर की महत्ता इतनी भारतीय संस्कृति में क्यों दी गई है, उसको लेकर के यहां पर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला है, मंदिरों का जो निर्माण है वो देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया है। यानी सबसे पहले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, तो उनके निवास स्थान को भी बनाया जाएगा, तो उस स्थिति में मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, दूसरा,
कलाओं का संगम है। अगर मंदिर की कला संस्कृति की बात करें तो कलाओं में एक महत्वपूर्ण कह सकते समावेश है। उसमें स्थापत्य तो है ही, मूर्ति कला जो है उसका भी वहाँ पे मंदिरों में निर्माण होता है, विकास होता है। चित्रकला, जो मंदिर के दीवारों पे तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, उससे चित्रकला का भी विकास हुआ। उसके बाद मंदिर से ही आपका शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत होती है। अगर भारतीय नाट्य शास्त्र को देखें, भरत मुनि के द्वारा जो रचा गया है, तो शुरुआती चरण में मंदिरों से ही जो नृत्य संगीत ये सब की जो ध्वनि है वो निकली है। तो अपने आप में कला संस्कृति के केंद्र के रूप में हम मंदिर को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दार्शनिक पक्ष क्या है? दर्शन क्या कहता है कि मंदिर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच गति और लय के रूप में संकल्पित है। यानी मंदिर जो है इस धरातल पर अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष जहाँ पे ईश्वर, जहाँ पे हम संकल्पना करते हैं ईश्वर होंगे, रहते होंगे, या ईश्वर का जो भाव है अंतरिक्ष के बीच, ये गति का काम करता है, यानी संपर्क स्थापित करने का काम करता है। भारत में मंदिरों के निर्माण की शुरुआत लगभग 100 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है। कब माना जाता है? 100 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले से ही मंदिर के निर्माण, खास करके गुप्त काल से ही मंदिर के निर्माण होने शुरू हो गए थे, जिसे मुख्यतः तीन शैलियों में बांट करके हम देख सकते हैं। तो मंदिर निर्माण की जो 3 प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन सी शैली है? यहां से भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। कौन कौन सी शैलियां हैं मंदिर निर्माण की? तो सबसे पहला जो शैली है उत्तर भारत की, जो नागर शैली। अब याद कैसे करेंगे? नाग आप देखते होंगे कि उत्तर भारत में जितनी भी मंदिर है उसमें नाग रहता है। ठीक है, मंदिर में आप देखिएगा ऊपर से नाग बना के रखता है। तो नागर, इससे मतलब डिनोट कर लीजिएगा, नागर जो है उत्तर भारत का है, जिधर हम लोग रह रहे हैं। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली है, और मध्य भारत का जो है वो है बेसर शैली। द्रविड़ ऐसे भी आपको याद रहेगा, जो द्रविड़ जाति के लोग हैं दक्षिण भारत में ही रहते हैं। जैसे राहुल द्रविड़, याद रखिएगा, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो वो दक्षिण भारत के ही हैं। तो दक्षिण उससे याद हो गया, नागर नाग से याद होगा, बेसर ऐसे ही मध्य याद रखिएगा। तो 3 प्रकार की जो शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर का जो काल है वो 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी सन तक नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत में जो मुगल आक्रांता आए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, तो मंदिर निर्माण प्रभावित हुआ। तो मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पूर्व मध्यकाल में ही मंदिर के निर्माण शुरुआत हो चुके थे। द्रविड़ शैली लगभग 600, जब वहाँ पे चोल वंश की स्थापना होगी, पल्लव आएंगे, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य बनेगा, नायक जो गुजरात के तरफ हैं ये सब आएंगे, तो इन्होंने भव्य मंदिर, जो सामंत थे इनके पास पूंजी थी, तो इन्होंने मंदिर निर्माण करना शुरू किया था। उसके बाद बेसर शैली जो है वो पश्चिमी चालुक्य, जो मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल, ये सब जो जिन राजपूतों ने जो कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण शैली को बनाया या निर्माण किया, उसको बेसर शैली के तहत रखा गया है। तो मेन रूप से आपको नागर शैली ही पढ़ना है। जब भी पूछेगा तो बीपीएससी उम्मीद कीजिए नागर शैली ही पूछेगा। ऐसे मैं तीनों आपको बता दूंगा। हो सकता है कभी डिफरेंस पूछ दे द्रविड़ और नागर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, मंदिर देख ही पा रहे होंगे। जो नागर स्टाइल है किस प्रकार से, देखिए ये सिर है, ये आपका भुजा हो गया, अंदर गर्भगृह हो गया जिसको नाभि से डिनोट किया गया है, ये चबूतरा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है द्रविड़ शैली डायरेक्ट जमीन पे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या चबूतरा बना करके तब मंदिर बनाया जाता है। और जो दक्षिण भारत का है द्रविड़ स्टाइल में क्या है कि डायरेक्ट जमीन पे ही जो है पत्थरों को काट करके पत्थरों से बनाए जाते थे। फिर वो है आपका द्रविड़ और नागर दोनों मिला करके जो है बेसर शैली का निर्माण हुआ। दोनों मिक्स रूप है, द्रविड़ और नागर दोनों मिला करके क्या बन गया, बेसर शैली बना है। तो मेन रूप से आप याद रखिएगा उत्तर भारत का जो शैली है वो है आपका नागर शैली। क्या है, तो नागर शैली। उत्तर भारत की शैली कौन सी है, नागर शैली। अब मंदिर के विकास के क्या कारण थे, आखिर मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ, भारतीय संस्कृति में मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है। सबसे पहला है धार्मिक एवं दार्शनिक कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है, धार्मिक एवं दार्शनिक कारण। तो सबसे पहले देवी देवताओं की जब मूर्तियां बनाई जाने लगी तो मूर्ति निर्माण के बाद देवताओं के आश्रय की आवश्यकता के रूप में मंदिर की आवश्यकता पड़ी। और इसके पीछे क्या है कि पुण्य कर्म की भी भावना का योगदान होता है। यानी लोगों को लगता है कि मंदिर निर्माण करते हैं तो हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इसीलिए भी मंदिर निर्माण
में जो है योगदान वो देते थे। तो सबसे पहला कारण है धार्मिक और दार्शनिक कारण। जब मूर्तियां बनी उसके बाद उसको स्थापित करने के लिए मंदिरों का भी निर्माण किया जाने लगा। ठीक है। दूसरा है राजनीतिक कारण। क्या हुआ कि पूर्व मध्यकाल में एक कह सकते हैं कि नवीन राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, जो कि खास करके चंदेल, चौहान, प्रतिहार, गहरवाल, पाल, सेन आदि थे। और ये नवीन राज वंशानुगत राज नहीं थे, इन्होंने अपनी नई नई सत्ता स्थापित की थी, इसीलिए ये अपना समाज में प्रभुत्व चाहते थे, अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अपनी राजनीतिक वैभव को स्थापित करने के लिए जो है मंदिरों का निर्माण किया था। तो ये याद रखिएगा कि राजनीतिक कारण भी है। जो नए नए जो राजपूताना जो राजवंश की स्थापना हुई, जो सामंत थे शुरुआत में, उन्होंने जब अपना राज स्थापित किया तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद तीसरा है प्रौद्योगिकी के कारण। आपको पता होगा कि मौर्योत्तर और मौर्य काल से ही जो है आपके पत्थर काटने की तकनीक, तराशने की तकनीक का विकास हो गया था, जिसको तक्षण कला भी कहते हैं। और पत्थरों को काट करके मूर्तियां बनाई जाने लगी थी और धीरे धीरे जो है मंदिरों का भी निर्माण, पिलर का निर्माण, ये सब का जो है पत्थरों को काट कर किया जाने लगा था। तो ये भी प्रौद्योगिकी कारण भी है, टेक्नोलॉजी की जो है खोज हो गई थी, आविष्कार हो गया। मौर्य काल से ही भारत में तक्षण कला की तकनीकी अर्थात पत्थर को काटने व तराशने की तकनीक काफी विकास हो चुके थे और प्रौद्योगिकी विकास ने मंदिरों के निर्माण को भी प्रेरित किया। तो टेक्नोलॉजी आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग मंदिर बनवाने में इंटरेस्ट भी लेने लगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आपको पता होगा कि मंदिर जो था प्राचीन समय में भी आर्थिक गतिविधि का केंद्र था। चूंकि मंदिरों में जो अनुदान आता था बहुत ज़्यादा आता था, जो वहाँ की सरकार होती थी, वहाँ के जो राजा होते थे अनुदान देते थे और मंदिर जो है गरीब लोगों को कर्ज भी दिया करती थी। ठीक है। तो उससे भी जो है आर्थिक गतिविधि भी कह सकते हैं वो केंद्र हुआ करता था। देखिए क्या है, पूर्व मध्यकाल में अनेक सामंतों को राज्यों द्वारा भूमि अनुदान दिया गया था। राज्य जो था जो वहाँ के राजा थे वो सामंतों को जमीन देते थे। इससे आय में काफी वृद्धि हुई। सामंती विलासी जीवन और भव्य संरचनाओं में काफी रुचि रखते थे। सामंती लोग के पास जब धन हुआ बहुत ज्यादा तो ये लोग मंदिरों के निर्माण में बहुत ज्यादा खर्च करने लगे। वे अपनी शक्ति को दिखाने में भी विश्वास रखते थे। इससे उन्होंने मंदिर के निर्माण में जो है निवेश किया। मतलब कारण के रूप में ये हम लिख सकते हैं कि आर्थिक कारण भी था। चूंकि सामंतों की जो आर्थिक स्थिति में बदलाव आया था, बहुत ज़्यादा धन आया इनके पास, तो इन्होंने अपना खर्च करना शुरू किया और मंदिरों को के भी निर्माण में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने खर्च किया। ठीक है। तो आर्थिक कारण है। अब देखिए मंदिरों की भूमिका क्या होती है समाज में। देखिए क्वेश्चन इस बार पूछा नागर शैली, लेकिन कई तरीके से मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम जब भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको हर एक पक्ष को रखते हुए आपको बता देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर किसी भी तरीके के प्रश्न पूछे जाए तो आप आंसर राइटिंग लिखने के काबिल रहिए। ठीक है। चूंकि वहां पे कोई नहीं जान रहा है कि अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगर मंदिर निर्माण से आया, जैसे 68वीं में आया, तो हर एक तथ्य मंदिरों से जुड़ा हुआ हमने आपको अच्छे से दिखाने का, समझाने का प्रयास किया है। नोट्स ऑलरेडी अगर आप कोर्स बाय करते हैं तो उसमें आपको सारा PDF के माध्यम से दिया जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम बेहतर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। राइटिंग स्किल, राइटिंग भी हम करवाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन भी आप लोग को लिखने देंगे और आप लोग लिख करके एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है। राजनीतिक भूमिका क्या है? ये है मंदिरों की बहुआयामी भूमिका होती है, उसके बारे में। राजनीतिक भूमिका, मंदिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति के प्रतीक के रूप में थे। मंदिरों के जो शासकों द्वारा बड़े बड़े भूखंड अनुदान दिए जाते थे। ठीक है। तो जब भूखंड अनुदान दिए जाएंगे तो उस भूखंड में बहुत सारे जो व्यवसायी लोग हैं, वो श्रमजीवी या कह सकते हैं कि जो किसान हैं, शिल्पकार हैं और मजदूर लोग उस जमीन पे निवास करेंगे और उसके बदले में मंदिर के द्वारा जो आदेश दिया जाता था वहाँ के मठाधीश के द्वारा, उसका वो पालन भी करते थे, चूंकि उसी जमीन में वो रहते थे। ठीक है। और साथ साथ मंदिर जो है भू राजस्व वसूली का भी एक कह सकते हैं कि एक केंद्र के रूप में जाना जा रहा था। प्रशासनिक और न्यायिक दायित्व भी वो जो है मंदिर लोगों को देता था। ठीक है। तो मंदिर कह सकते हैं कि राजनीतिक भूमिका में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। उसके बाद सामाजिक भूमिका की
जब बात करें तो इसमें क्या है कि मंदिर जब होगा तो उसमें एक ब्राह्मण समाज है, उसमें पुजारी वर्ग का वर्चस्व वृद्धि होगा और मंदिर देखभाल के लिए अनेक अधिकारी, वास्तुकार, शिल्पकार, नौकर चाकर नियुक्त होते थे, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अतः इनसे हमेशा अनेक लोगों का जुड़ाव रहता था। प्राकृतिक आपदा के समय मंदिर राहत के कार्य भी करते थे। जब कोई आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो जो शरणार्थी जो थे वो मंदिरों में जाकर के रुकते थे और मंदिर का जो व्यवस्था होता था वो उसकी देखभाल करता था। ठीक है, उसके बाद आर्थिक भूमिका भी था। मंदिर वित्तीय भूमिका भी निर्वहन करते थे। मंदिर द्वारा लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिए जाते थे, यानी जो गरीब लोग थे, पूंजी कम था, तो वो पूंजी भी मंदिर से ले सकते थे, उसके बदले में ब्याज लिया जाता था। ठीक है, तो मंदिरों के द्वारा जो पूंजी दी गई लोगों को, उससे भी उद्योग धंधों का विकास उस समय हुआ था। उसके बाद सांस्कृतिक भूमिका तो होता ही है। मंदिरों की सांस्कृतिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा, साहित्य, नृत्य, संगीत का भी विकास मंदिरों से ही शुरुआत हुआ है। शुरुआत में मंदिरों में ही पढ़ाई भी करवाई जाती थी। शास्त्रीय नृत्य कला हुआ, संगीत हुआ, इसकी शुरुआत भी मंदिरों से ही हुई है। ठीक है, उसके बाद मंदिर में जो है जो मठाधीश होते थे वो आचार्य को नियुक्त करते थे और आचार्य वहाँ पे शिक्षा देने का काम करते थे। मंदिरों के तहत वैदिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और आचार्यों को ये नियुक्त करते थे। उनके अनेक विद्यार्थी मंदिर परिसर में रह करके ही शिक्षा अध्ययन करते थे। यानी उस समय मंदिर जो हुआ करता था एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। आचार्य की जो नियुक्ति की जाती थी वो यहाँ पर बच्चों को मंदिर में ही रख करके पढ़ाई भी करवाते थे। ठीक है, तो मंदिर की ये सब सारी विशेषताएं थी, ये सब इनका मंदिर का योगदान हुआ करता था उस समय के सामाजिक परिदृश्य में। ठीक है, अब मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपकी 68वीं बीपीएससी में कि उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली की चर्चा कीजिए, विशेषताओं के बारे में लिखें। ठीक है, तो अब देखिए यही विशेषता को हमको लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मंदिर निर्माण की जो भारत में प्रमुख जो शैलियां हैं या शुरुआत करेंगे कि मंदिर क्या है। मंदिर की परिभाषा हमने शुरुआत में लिखा। ठीक है, तो मंदिर क्या होता है? ब्रह्मण्य संसार का इस धरातल पर क्या है? प्रकटीकरण है। और मंदिर की जो है शुरुआत भारतीय प्राचीन इतिहास में 100 ईस्वी पूर्व से ही मानी जाती है। भारत में 3 मंदिर निर्माण शैली देखने को मिलता है। एकदम टू द पॉइंट लिखना है, फालतू। ये तो हमने आपको रॉ मटेरियल के लिए इतना पढ़ाया, लेकिन अब इतना लिखिएगा तो फिर नागर शैली क्या लिखिएगा? ठीक है, उसी में कॉपी भर जाएगा। टाइम कहाँ रहता है आपके पास? टाइम भी तो मैनेजमेंट करना होता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से बस लिखना है। बाकी पढ़ करके हर एक चीज जानना है, जैसा वहां पे इनपुट डालना होगा। अपने मन में 2 मिनट सोच करके क्या लिखना है, नहीं लिखना है, एक ग्राफ बना करके उसको रख के तब लिखना पड़ता है, तो आपको बेहतर नंबर मिलता है। तो साथ साथ उसमें चित्र बना देंगे। ठीक है, वास्तुशास्त्र के रूप में मंदिर की क्या महत्ता है। फिर नागर शैली पे डायरेक्ट आएंगे। नागर शैली क्या है? उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है वो नागर शैली के रूप में जानी जाती है। नागर शैली की अब विशेषता देखिए क्या क्या है। नागर मंदिर देखिए, नागर यही है आपका, ये शिखर है, नीचे गर्भगृह है जहां की देवी देवता को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। ये चबूतरा होता है, अभी भी देखेंगे। और उसके बाद आगे में आपका आमलक ऊपर वाला जो पार्ट है, सिर, जिसको वास्तुशास्त्र के अनुसार। उसके बाद मंडप है, छोटे छोटे मंडप भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीका से आप चित्र भी बना सकते हैं वहां पर। ठीक है, छोटा सा चित्र बना देते हैं तो आपको जो है नंबर औरों से 2-4 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। और 2-4 नंबर ज़्यादा मिलने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ठीक है, नागर मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत में कहां से कहां तक? विंध्याचल से लेकर के हिमालय पर्वत के बीच बनाए जाते हैं। समझ गए? विंध्याचल जो मध्य भारत है वहां से लेकर के डायरेक्ट जो हिमालय की जो पार्ट है, हिमालय तक जो स्थिति है भारत की, उसमें नागर शैली पे ही मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ये समझ गए? नागर मंदिर के जो निर्माण होते हैं ऊंचे चबूतरे पे किए जाते हैं। देख रहे हैं, ये चबूतरा है, ये जो है आपका चबूतरा है। ये चबूतरा के ऊपर ही आप जाते होंगे मंदिर में तो सीढ़ियां होती है, चबूतरा बना करके ही मंदिर बनाए जाते हैं। तो नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे या अधिष्ठान, जिसको जागती कहा जाता है, उस पर किया जाता है। इनका गर्भगृह जो होगा, जहां मंदिर के जो देवता होंगे वो आपका वर्गाकार होता है, गोलाकार आपका नहीं होगा। क्या होगा? वर्गाकार होता है। ये सब विशेषता है।
गर्भ के ऊपर एक शिखर एक रेखीय के रूप में वक्राकार ढंग से खींचा जाता है, फलतः इसके शिखर रेखीय आर्ज नागर शिखर कहा जाता है। यही जो शिखर है ये आपका एक रूपीय होता है, ठीक है, यानी एक सीध में रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद शिखर के ऊपर सर्वोच्च भाग पर क्या होते हैं, चक्राकार संरचना, आमलक जो होता है या कलसा जो होता है वो बना हुआ होता है, जो कि एक सर, मानव का जो सर होता है वास्तु पुरुष के रूप में, उससे तुलना की जाती है, ठीक है। उसके बाद गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है। आप शिव मंदिर में जाइएगा तो चारों ओर घूमने का भी जगह रहता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, जिसपे आप क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण किया जाता है। बड़े नागर मंदिरों में गर्भ के सामने गर्भगृह होता है। अन्य संरचनाएं जैसे जो बड़ा मंदिर है उसका जो मेन मंदिर होगा, गर्भगृह जहां देवी देवता स्थापित होते हैं, उसके सामने में एक महामंडप होगा, फिर उसके बाद अर्ध मंडप होता है, फिर उसके आगे नृत्य मंडप होता है। इस प्रकार से 3 मंडप और जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या हो गया, गर्भगृह हो गया, ये महामंडप, ये अर्ध मंडप और ये हो गया आपका नृत्य मंडप, ठीक है। तो इस तरीका से आपके बने होते हैं। कभी कभी कुछ नागर मंदिरों को पंचायतन शैली में भी बनाए जाते हैं। पंचायतन यानी बीच में एक प्रमुख देवता होंगे और चारों कोना पे, ठीक है, चारों कोना पे अलग अलग देवी देवता रहते हैं। तो 5 देवताओं के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, उसको पंचायतन शैली भी कहा जाता है। देखिए, इसके तहत मुख्य देवता का मंदिर काफी बड़ा भव्य बीच में होगा और उसके चारों कोने पे छोटे छोटे जो देवी देवता हैं, मतलब सहायक देवी देवताओं का जो है छोटा छोटा मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाया जाता है। अनेक नागर मंदिर के बाहरी भागों में, जो बाहरी भाग होंगे उसमें आप देखते होंगे कि मंदिरों को काट के ताखा आप लोग समझते होंगे, ताखा रहेगा, उस पर छोटे छोटे जो देवी देवता का चित्र यहाँ पे बनाया रहेगा। ताखा जो जैसे मंदिर है उसके साइड में ताखा होगा, वहाँ पे पत्थरों का तरासा हुआ छोटा छोटा मूर्ति भी रहता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। तो जो आप देख पा रहे हैं ना, कुछ नहीं, आप अपने आसपास तो मंदिर गए ही होंगे, जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या अन्य भी जो लोग हैं वो भी देखते तो होंगे ही। उस तरीका की चर्चा आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी विशेषताएं हैं। अनेक नागर मंदिर के बाहरी भागों में आला या ताखा जो होता है उसको काट करके अनेक मूर्तियां वहां सजाया जाता है। इन मूर्तियों में अनेक देवी देवता की मूर्तियां होती है। लोक विषय के संबंधित मूर्तियां जैसे नाग देवता, नाग, अप्सराएं, मिथुन आदि की भी या आम स्त्री पुरुष की भी मूर्तियां बनी होती है। इन्हें देवगढ़, कंदारिया, महादेव, खजुराहो, कोणार्क, उड़ीसा, भुवनेश्वर आदि मंदिरों में देखा जा सकता है, ठीक है। पंचायतन मंदिर है उसमें से एग्जाम्पल है, जैसे आपका दशावतार मंदिर, कहाँ पे है दशावतार मंदिर, तो यूपी में है, देवगढ़ में, ठीक है। उसके बाद कंदारिया मंदिर खजुराहो एमपी में है। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उसके बाद अरसावली मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो इतने सारे मंदिर जो हैं पंचायतन मंदिर हैं जो कि नागर शैली से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले क्लास में आपको द्रविड़ बेसर शैली बताएंगे और साथ साथ नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या डिफरेंस है उसकी भी चर्चा करेंगे। आज जो हमने आपको बताया वो मेन रूप से क्या बताया, जो 68वीं बीपीएससी के जो क्वेश्चन थे, क्या थे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आपको भूमिका देना है, मंदिर होता क्या है। उसके बाद मंदिरों की शुरुआत भारत में कब से हुई है, भारत में कितने प्रकार की मंदिर निर्माण शैली है। उसके बाद नागर शैली की जो विशेषता है चित्र बना करके उसको लिख दीजिए। बस इतना ही काम कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इसी में से आपको प्री में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली कौन सी है, उत्तर भारत का कौन सा है। तो फायदा आपको प्री मेंस दोनों में हो जाता है अगर इस तरह के क्वेश्चन अब पूछ ही दिए जा रहे हैं। आजकल तो बीपीएससी में मेंस आधारित ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रशासनिक सेवा में आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से आपको फायदा करेगा हमारा क्लास। अगर आप लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 70वीं का बैच है और ऐप आप कंपटीशन हब ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 70वीं बीपीएससी का बैच है। अगर आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से जुड़ें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना है।